मैं अमदास पलंगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर विलयन, जिसमें बहुत सारा टॉपिक हम इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। आपने आसपास बहुत सारे घटना घटित होते हुए देखा होगा, जैसे जो पेड़ होते हैं या जो पौधा होते हैं उसमें जड़ से जो पानी होता है वो क्या होता है, पौधों के विभिन्न भागों में क्या होता है, पहुंचता है। ये आपने देखा होगा। उसी प्रकार आपने ये भी देखा होगा कि जो किशमिश होता है, किशमिश को अगर हम क्या कर देते हैं, पानी में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये भी आपने देखा होगा। उसके अलावा अगर अंगूर को हम पानी में रख दें तो अंगूर क्या हो जाता है, फट जाता है। ये भी आपने करके देखा होगा। तो ये जो सारे घटना घटित होता है उसके पीछे कारण क्या है, ये हमको क्या करना है, जानना है। तो उसका मेन कारण होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो उसको हमको जानना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। अणुसंख्यक जो गुणधर्म होता है वो ये है कि कोई भी जो विलयन होता है उसका अणुसंख्यक जो गुणधर्म है वे गुणधर्म होते हैं जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय की किस पर निर्भर करे, संख्या पर निर्भर करे, विलय की प्रकृति पर निर्भर ना करे। तो ऐसा जो गुण होता है वो गुण क्या कहलाता है, आपका अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि विलयन के वे गुणधर्म या वे गुण जो विलय की प्रकृति पर नहीं बल्कि विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। और इनके कारण ही अभी हम जो देखे हैं वो सारी प्रक्रिया क्या होता है, संचालित होता है। तो ये हो गया अणुसंख्यक गुणधर्म। यहाँ पर बहुत सारे अणुसंख्यक गुणधर्म दिया गया है जिनको हम आगे क्या करने हैं, जो है हमको एक एक करके पढ़ना है। जैसे इसमें पहला हमारा जो अणुसंख्यक गुणधर्म दिया है, इसको उदाहरण के तौर पर लिया है भाई। एक दिया है हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये पहला हमारा क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दूसरा होता है हमारा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ये भी हमारा एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। थर्ड क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी हमारा क्या है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और एक होता है हमारा प्रासरण दाब। प्रासरण दाब। तो इस प्रकार से चार क्या होते हैं, हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जिनके कारण से बहुत सारी प्रक्रिया क्या होता है, संचालित होता है। तो इनको हमको आगे क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है भाई। फिलहाल अभी हम लोग क्या देखें, अणुसंख्यक गुणधर्म, और अणुसंख्यक गुणधर्म में कुछ क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब हम जो है आगे अगर चलें तो यहाँ पर हमको मिलता है एक नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। अब द्रवीय विलयन क्या होता है भाई, तो द्रवीय विलयन में क्या होता है, अर्थात वह विलयन जो किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। इसमें जो द्रव होता है, ये द्रव क्या होता है, आपका विलायक होता है ना। द्रवीय विलयन में विलायक क्या होता है भाई, द्रव होता है। और अगर हम विलय की बात करें तो विलय कोई भी हो सकता है। मतलब विलय में आपका क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हमारा द्रव भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, द्रवीय विलयन में विलायक द्रव होता है और विलय जो है गैस, ठोस या द्रव हो सकते हैं। तो ये तो हो गया द्रवीय विलयन जो कि द्रव अवस्था में होता है। अब हमको क्या जानना है, वाष्प दाब। मेन हमारा टॉपिक क्या है, वाष्प दाब। द्रवीय विलयन को तो आसानी से बता दिए कि द्रवीय विलयन वह विलयन होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, जिसमें विलायक क्या होता है, द्रव रूप में होते हैं, और विलय जो है गैस, ठोस या द्रव रूप में हो सकते हैं, है ना। जनरली आपको द्रव विलयन में ठोस और द्रव ज़्यादा देखने को मिलता है, वो अलग चीज़ है। आगे इसमें एक पॉइंट दिया है वाष्प दाब। इसको हमको क्या करना है, जानना है कि वाष्प दाब होता क्या है। तो चलते हैं किसके पास भाई, हम लोग वाष्प दाब के पास। वाष्प दाब को बताने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक हमारा क्या दिया गया है, इस प्रकार से एक हमारा बीकर दिया गया है ना। अब ये जो बीकर होता है, अगर इस बीकर को हम क्या करते हैं, जो है इसमें पहले पानी भर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पानी भर दिए H2O। अब इसको हम जो है, एक बेल जार होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से ढक देते हैं। ये कौन सा जार है भाई, हमारा बेल जार है। तो इसे हम लोग क्या कर दिए, बेल जार से ढक दिए।
ठीक है। किसको? जो भी पानी से भरे पात्र को हम लोग बेल जार से ढक देते हैं। बेल जार एक ऐसा पात्र होता है, बोल सकते हैं बेल जार, जो कि क्या करता है, इसके जो है अंदर में जो घटित होने वाली जो भी हमारा प्रक्रिया है उसको इसके अंदर ही रखता है, उसको बाहर जो है जाने नहीं देता है। तो हम इसको क्या करते हैं, जब एक बीकर में पानी लेते हैं और उसको बेल जार से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, तो ढकने के कुछ समय पश्चात हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो क्या होता है, जो पानी के जो कण होते हैं, ये पानी के कण जो है वाष्प बन के क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं और यहाँ पर जो भी उपलब्ध जगह है वहाँ पर क्या करते जाते हैं, धीरे धीरे भरते जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। मतलब जल के अणु का वाष्प के रूप में क्या होना, उड़ना या बनना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और ये वाष्प जो है तब तक बनते रहता है जब तक कि इस बीकर में या यहाँ पर जो भी जगह है उतने वो वाष्प भर ना जाए। अब धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ से जो पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, क्या होता है, यहाँ पर जो भी उपलब्ध जगह होता है उस उपलब्ध जगह पर क्या हो जाता है, भर जाता है। और जब वो भर जाता है तो अंततः जो है फिर से क्या होता है, वो इस द्रव के संपर्क में फिर से क्या हो जाता है, आना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो द्रव के सतह से फिर से टकराता है तो जो बना हुआ जो वाष्प होता है, ये वाष्प पुनः जो है हमारा क्या होता है, हमारा फिर से द्रव बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, संघनन कहा जाता है। और एक प्रक्रिया ऐसा आ जाता है कि जो वाष्पन होता है और जो क्या होता है, हमारा जो संघनन होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाता है, हमारा जो है बराबर हो जाता है। मतलब साम्य अवस्था में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं परिभाषा को कि द्रव के, है ना, इसमें ताप क्या रहता है, थोड़ा सा भी स्थिर रहता है। तो ताप को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्थिर रखते हैं। तो क्या बोलेंगे, स्थिर ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर, द्रव के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित, है ना, ये बोल सकते हैं द्रव के पृष्ठ के ऊपर साम्यावस्था में उपस्थित, साम्यावस्था में उपस्थित जो गैस होता है, जो वाष्प होता है, उसके द्वारा जो आरोपित जो क्या होता है, दाब होता है, वही क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन करेगा तो बता देना कि स्थिर ताप पर ये हमारा क्या है, द्रव है, इस द्रव के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित जो क्या होता है, जो किस अवस्था में रहता है, साम्य अवस्था में रहता है, तो उपस्थित वाष्प द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब कहलाता है। तो इस तरीक़ा से वाष्प दाब को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आप यहीं से कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसको परिभाषित करना है। तो किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर साम्य अवस्था में उपस्थित जो भी वाष्प होता है, उसका जो क्या होता है, जो वाष्प दाब, जो उसका जो दाब होता है वो उसका वाष्प दाब कहलाता है। तो इस तरीक़ा से वाष्प दाब को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं भाई। अब जो है वाष्प दाब होता है, अगर उसकी हम लोग विलयन में और विलायक में अगर हम गणना करें तो हम पाते हैं कि जो शुद्ध क्या होता है हमारा, जो क्या होता है हमारा विलायक होता है, मतलब जिसमें कोई विलय ना हो, उसका वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है भाई। मतलब विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मान लेते हैं विलायक में कोई विलय क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मतलब विलयन की बात करते हैं, तो उस स्थिति में उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। मतलब डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो ज़्यादा होता है और विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, आपका कम होता है। तो ये तो हो गया हमारा वाष्प दाब से रिलेटेड बातें। और भी इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है जिसको हमको क्या करना है, देखना है। आगे है कि द्रव के जो वाष्प दाब अभी हम देखे हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक, कुल मिला के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको हमको देखना है। तो जो भी वाष्प दाब है उसको प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक यहाँ पर दिया है वो है विलायक की प्रकृति। भाई विलायक की प्रकृति का मतलब क्या होता है, विलायक अब जो होते हैं, तो यदि विलायक है, मान लो पानी है ना, या यहाँ पर एथिल एल्कोहल दिया है, ये भी हमारा क्या होता है, हमारा एक विलायक होता है। ये हमारा अकार्बनिक है और एक कार्बनिक है। तो विलायक की प्रकृति के आधार पर देखें तो वो क्या करता है, वाष्प दाब को प्रभावित कर सकता है। यदि जो विलायक हैं, विलायक बोलेंगे तो जैसे पानी को ही ले लेते हैं, तो पानी में क्या होता है हमारा, अगर हम एक गिलास यहाँ पर पानी ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, H2O का बहुत सारे क्या होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे कण पाए जाते हैं। तो यदि विलायक के कण एक दूसरे के साथ क्या होता है, अगर प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है, तो उस स्थिति में वाष्प दाब क्या होता है, बहुत कम बनता है, क्योंकि टूटता ही नहीं तो वाष्प बनता ही नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं विलायक की प्रकृति
स्थिति में यदि विलायक जो है उनके कणों के मध्य अगर अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में वाष्प दाब क्या होता है आपका कम बनता है। और यदि विलायक के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में या उसके बीच में अंतराणुक जो आकर्षण बल है अगर क्या होता है कम होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा वाष्प दाब क्या होता है ज़्यादा बनता है। तो ये बोल सकते हैं यदि विलायक के जो कण होते हैं उनके मध्य अंतराणुक आकर्षण बल क्या होगा कम हो तो वाष्प दाब क्या होगा ज़्यादा बनेगा। और यदि विलायक के कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल ज़्यादा हो तो वाष्प दाब क्या होता है कम बनता है भाई, क्योंकि जो ज़्यादा टूटेगा वो ज़्यादा वाष्प बनाएगा, जो कम टूटेगा वो कम वाष्प बनाएगा। तो इस प्रकार से पहला हमारा पॉइंट है विलायक की प्रकृति जो द्रव के वाष्प अवस्था को या वाष्प दाब को क्या कर सकता है प्रभावित कर सकता है। तो ये है विलायक की प्रकृति, जिसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं समझा सकते हैं भाई। आगे हम देखें ताप की अगर हम बात करें, दूसरा जो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक दूसरा कौन है हमारा ताप है। तो ताप की अगर हम बात करें तो ताप जो है जैसे जैसे हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो कणों की जो क्या होता है जो गतिज ऊर्जा होता है, कणों की गतिज ऊर्जा ये क्या होती जाती है आपकी बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं वाष्प दाब क्या होते जाता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है भाई। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है वाष्प दाब होता है। जैसे जैसे किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है वैसे वैसे क्या होते जाता है उसका वाष्प दाब क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। तो इस तरीक़ा से हम ताप के बारे में भी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। थर्ड है हमारा अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति भाई। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे क्या है विलायक है, अभी मैं आपको जस्ट बताया, और ये हमारा क्या है विलयन है। विलयन में क्या होता है हमारा विलेय उपस्थित रहता है भाई, है ना। और ये हमारा क्या हो गया विलायक हो गया। तो जब विलायक क्या होता है शुद्ध अवस्था में होता है तो उस स्थिति में इसका जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, वाष्प ज़्यादा बनता है, तो वाष्प दाब भी क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही विलायक में हम क्या मिला देते हैं विलेय मिला देते हैं, वो भी कैसा विलेय अवाष्पशील विलेय, है ना। अवाष्पशील मतलब जो है गैस में परिवर्तित नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं अवाष्पशील बोलते हैं। तो जैसे ही विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय क्या कर दिया जाता है मिला दिया जाता है तो उस स्थिति में जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। कारण ये है कि जो हमारा क्या होता है जो विलेय होता है वो विलायक के प्रत्येक भाग में समान रूप से क्या हो जाता है इस प्रकार से फैल जाता है, जो कि गर्म करने पर या सामान्य स्थिति में विलायक के कण को क्या करने में वाष्प बनने में क्या करता है रुकावट पैदा करता है। यही वजह है कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक की अपेक्षा क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब, और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले क्या हो गया कारक। आगे हमको जो है देखें तो एक पॉइंट दिया गया है हमारा द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब तथा राउल्ट का क्या दिया है नियम दिया गया है, ठीक है। तो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब भाई दो हमारा क्या है हमारा द्रव है और उनका क्या है विलयन है, और उनका हमको ज्ञात करना है वाष्प दाब ज्ञात करना है, और उसमें राउल्ट के नियम को क्या करना है आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर क्या होता है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर जो विलयन लिया जा रहा है उसमें विलेय भी द्रव है ना, और विलायक भी क्या है भाई हमारा द्रव है। तो यहाँ पर विलेय भी क्या है द्रव है और विलायक भी क्या है द्रव है, और दोनों के दोनों वाष्पशील है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दोनों हमारा विलेय और विलायक तो द्रव है और दोनों की प्रकृति कैसा है वाष्पशील है। मतलब हमारा ये बोल सकते हैं कि विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी क्या है वाष्पशील है। तो हम ऐसे अभी विलयन की क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं जिसमें दोनों घटक अर्थात विलेय और विलायक क्या होते हैं द्रव होते हैं, और दोनों की स्थिति कैसा है भाई हमारा वाष्पशील है। तो उस स्थिति में जो वाष्प दाब बनता है ना, मान लो यहाँ पर हम ले लिए यहाँ पर विलेय और विलायक लिए और दोनों को दोनों क्या है हमारा वाष्पशील द्रव है। तो यहाँ पर जो भी क्या बनेगा यहाँ पर जो वाष्प बनेगा या उसका वाष्प दाब होगा, ये जो वाष्प दाब होगा वो वाष्प दाब का मान दोनों घटकों पर क्या करेगा निर्भर करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों के दोनों वाष्पशील है, मतलब विलेय भी और विलायक भी। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो क्या बन रहा है वाष्प बन रहा है, और उसके द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा है मतलब वाष्प दाब है वो किन पर निर्भर करेगा विलेय पर भी निर्भर करेगा और विलायक पर भी क्या करेगा निर्भर करेगा, या उन दोनों के मान पर निर्भर करेगा। तो इससे संबंधित जो बातें हैं उसको राउल्ट ने अपने नियम पर क्या किया है
प्रतिपादित किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम राउल्ट के नियम को समझें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रक्रिया में ताप जो है क्या होता है आपका स्थिर रहता है या निश्चित रहता है। तो लिख सकते हैं निश्चित ताप पर है ना, दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में विलयन का वाष्प दाब दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में विलयन का वाष्प दाब विलयन और विलायक के मोल अंश या इसी को बोल सकते हैं मोल प्रभाज के क्या होता है हमारा समानुपाती होता है। तो हमारा राउल्ट ये बोलता है कि दो हमारा क्या है, वाष्पशील क्या है हमारा द्रव है अर्थात विलेय और विलायक है। तो उस विलयन का जो क्या होता है वाष्प दाब होता है, वह वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के जो मोल अंश होता है उसके क्या होता है समानुपाती होता है। हम यहाँ पर मोल क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि आपको मैं परिभाषा उस समय बताया था कि मोल प्रभाज क्या होता है, तो ये बोलता है विलेय का या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको मोल प्रभाज कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो वाष्प दाब बन रहा है वो विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के क्या होता है हमारा बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, विलेय और विलायक के मोल के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा विलेय और विलायक होगा वाष्प दाब उतना ही क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वाष्प दाब जो है वो हमारा विलेय और विलायक का मोल हो गया और ये इस नीचे में क्या हो गया, विलयन के कुल मोल हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, मोल प्रभाज को यूज़ किए हैं। तो इस तरीक़े से राउल्ट नियम को हम बता सकते हैं कि निश्चित ताप पर दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के क्या होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये तो हो गया हमारा द्रव विलयन और राउल्ट का नियम। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर और लिख सकते हैं माना है ना, दो वाष्पशील द्रव A और क्या है हमारा B है ना, A और B है, जिनका मोल प्रभाज क्रमशः ये है हमारा XA और XB है। तो माना दो वाष्पशील द्रव कौन से है, A और क्या है B है, और उनका मोल प्रभाज क्या है भाई XA और XB है ना। तथा वाष्प दाब है ना PA और PB है ना। साथ ही शुद्ध द्रव का वाष्प दाब क्रमशः P0A और P0B है। तो ये बोल रहा है कि मान लेते हैं दो हमारा क्या है, हमारा वाष्पशील द्रव है A और B, इन दोनों द्रव का मोल प्रभाज क्या है हमारा, A का मोल प्रभाज है XA, B का मोल प्रभाज है XB। अब A का जो वाष्प दाब है वो PA है, B का जो वाष्प दाब है वो PB है। साथ ही शुद्ध अवस्था में देखें तो A का वाष्प दाब P0A और B का जो वाष्प दाब है वो P0B है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, परिभाषा के अनुसार हम देखें तो परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वाष्प दाब की बात करें तो ये हो गया PA, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा भाई हमारा, उसके मोल प्रभाज का, ये हो गया हमारा। इसी प्रकार PB की बात करें तो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, उसके मोल प्रभाज का, तो यहाँ पर ये हो गया XB। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हट जाता है तो इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा PA और ये हो जाएगा इक्वल टू एक आ जाता है P0 कितना हो जाता है A और साथ में क्या हो गया हमारा XA। सेम यहाँ पर कर सकते हैं आप PB हो जाएगा ये
ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाता है पी नॉट बी और ये क्या हो जाता है आपका एक्स बी। ये तो हो गया हमारा परिभाषा के अनुसार। यदि हम कुल दाब की बात करें तो कुल दाब क्या होगा, दोनों पर निर्भर करेगा भाई, हमारा विलेय और विलायक दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो कुल दाब के लिए अगर देखें, कुल दाब कितना हो जाएगा, कुल दाब को किससे दर्शाते हैं, पी से। और ये जो पी का मान है वो किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा विलायक के वाष्प दाब पर और साथ में क्या होता है हमारा विलेय के वाष्प दाब पर। तो ये हमारा क्या होता है, कुल वाष्प दाब जो होता है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। अब ये जो मान है उस मान को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी ए का मान कितना है, देखो ये हमारा दिया है पी नॉट ए हो गया और ये कितना हो गया एक्स ए, साथ में कितना है प्लस यहाँ पर पी बी बराबर कितना दिया है भाई, पी नॉट बी और ये हो गया एक्स बी। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको शुरू में मैं आपको बताया था, इसको और आगे हम आगे बढ़ा के लिखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P बराबर यहाँ पर होता है 1 माइनस कितना होता है एक्स बी। इसको और आगे हम बढ़ा के लिखें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कितना हो जाता है हमारा एक्स बी और ये कितना हो जाता है हमारा पी नॉट ए और प्लस में क्या हो जाता है आपका पी नॉट बी और ये हो जाएगा आपका एक्स बी। तो यहाँ से एक छोटा सा क्या हो जाता है, समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो एक्स बी मिला है ये वाला वो कैसे मिला है, तो यहाँ पर आपको बताए थे कि एक्स ए प्लस एक्स जो बी होता है उसके बराबर कितना होता है हमारा, 1 होता है। अब यहाँ पर अगर हमको किसका मान ज्ञात करना है, एक्स ए का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। तो ये एक्स बी माइनस कितना हो जाता है हमारा 1 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, मतलब 1 माइनस एक्स बी प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा एक्स ए बराबर कितना हो जाता है 1, ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो एक्स बी इस प्रकार से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक्स ए की जगह हम क्या रखें हम लोग, 1 माइनस एक्स बी। तो इस तरीक़ा से इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, द्रवी द्रवी विलयन जो होता है उसमें राउल्ट के नियम को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं भाई। तो अभी हम लोग देखें वो द्रव द्रव विलयन के लिए देखें किसको, राउल्ट के नियम को। आगे जो है ठोस द्रव विलयन के लिए भी हम आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब हमको जो है ये जो द्रव द्रव विलयन अभी देखे हैं इसका हमको क्या देखना है, प्रकार देखना है भाई, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके प्रकार की ओर, क्या है उसको देखते हैं। तो इनके 2 प्रकार हैं, एक होता है हमारा आदर्श और एक होता है हमारा अनादर्श। तो 2 प्रकार होते हैं किसका, द्रव द्रव जो विलयन है, द्रव द्रव जो क्या देखे अभी हम लोग विलयन देखे हैं, इस द्रव द्रव विलयन को जो है 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला होता है हमारा आदर्श विलयन और एक होता है हमारा अनादर्श विलयन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो पहले हम किसको देखते हैं भाई, आदर्श विलयन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए किसके पास चल रहे हैं हम लोग, आदर्श विलयन के पास। आदर्श विलयन नाम से स्पष्ट है भाई, है ना। आदर्श किसको बोलते हैं, जो हमारे सब कहना माने उसको हम लोग आदर्श बोलते हैं। तो आदर्श विलयन का मतलब ये है कि वे विलयन जो कि संपूर्ण सांद्रता पर, संपूर्ण ताप पर, मतलब ये बोल सकते हैं वे विलयन जो किसी भी ताप पर, किसी भी सांद्रता पर, है ना, राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि वे विलयन जो सभी ताप पर, सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। ये जो आदर्श विलयन होता है ये तो परिभाषा हो गया। उसके अलावा आदर्श जो विलयन होता है उसमें आपका जो विलेय है और विलायक है और साथ में दोनों मिलने से जो विलेयन बनता है, उन सब का अगर हम देखें तो उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि ए इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं भाई, विलायक से। तो ये विलायक हो गया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है हमारा बी, ये हमारा क्या है बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विलायक के मध्य जो आकर्षण बल होता है, विलेय के मध्य जो आकर्षण बल होता है, अगर दोनों मिल जाए ये दोनों तो क्या बनता है हमारा
विलयन बनता है, मतलब AB बनता है। तो इन सब में देखें तो आकर्षण बल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर AA और BB के मध्य जो आकर्षण बल होता है वही आकर्षण बल AB के बीच भी पाया जाता है। मतलब AA, BB और AB के मध्य जो भी आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो आदर्श गैस में इसको भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। वो तो परिभाषा हो गया। साथ में आप ये बोल सकते हैं कि आदर्श जो विलयन होता है उसमें विलायक विलायक, विले विले और विलयन के मध्य जो भी हमारा क्या होता है, लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो इसको साथ में हम जोड़ के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे है हमारा आदर्श विलयन के शर्तें। आदर्श विलयन की क्या देखना है हमको, शर्तें। आदर्श विलयन की शर्तें का मतलब यह है कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई ये राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, जो भी वाष्प दाब होता है वो वाष्प दाब जो होता है वो हमारा क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब और विले के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला इसमें हम लोग शर्तें में लिख सकते हैं कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो विलायक के और विले के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलयन का जो भी क्या होता है, जो आयतन होता है, ये जो आयतन होता है ये क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। मतलब विले का और विलायक का आयतन बात करें और विलयन का आयतन करें, सब का आयतन क्या होता है, इक्वल होता है भाई। इसलिए इसको किससे दर्शाते हैं, डेल V इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 से दर्शाते हैं। और थर्ड, यहाँ पर जो डेल H का मान होता है वो 0 होता है। मतलब इसमें जो है एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब आदर्श विलयन बनने पर न तो ऊर्जा ली जाती है न ही ऊर्जा दी जाती है। तो इस तरीक़ा से 3 पॉइंट जो है इसके अंतर्गत क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। पहला ये है कि आदर्श विलयन में विलयन का जो वाष्प दाब होता है और साथ में विलायक और जो क्या होता है, विले का वाष्प दाब होता है, वो सब क्या होता है, हमारा बराबर होता है। या जो भी विलयन का वाष्प दाब विले और विलायक के वाष्प दाब के इक्वल होता है। आयतन परिवर्तन की बात करें तो इनमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। जो भी आयतन होता है वो विलयन और विले और विलायक जो है सब का आयतन क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। और एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें तो एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। मतलब आदर्श विलयन के बनने के दौरान न तो ऊर्जा ली जाता है ना, ऊर्जा लिया जाता है और न ही ऊर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हम क्या कर सकते हैं, शर्तें कर सकते हैं। उदाहरण की हम इसमें बात करें तो उदाहरण जो होता है, आप इसमें एन हेक्सेन और साथ में हम लोग जो है एन हेप्टेन ले सकते हैं तथा हमारा क्या होता है, एन हेप्टेन। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो हमारा क्या होता है, हमारा जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दूसरा आप जो है बेंजीन और टालुवीन ले सकते हैं भाई। बेंजीन एवं क्या होता है, टालुवीन, ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आदर्श विलयन। अगर परिभाषा पूछता है तो इतना सारा आपको लिखना पड़ेगा कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी ताप, सभी दाब, सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन में AA अर्थात विलायक विलायक, BB मतलब विले विले और AB क्या होता है, विलयन के मध्य जो भी वाष्प दाब होता है, आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, हमारा बराबर होता है। इसके शर्तें को इस तरीक़ा से दिखाया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, कारक बनाते हैं, तो इन दोनों के मध्य क्या किया जा सकता है, कारक इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, वाष्प दाब हो गया और यहाँ पर क्या होता है भाई, मोल प्रभाज। ये क्या हो गया हमारा, मोल प्रभाज। अब यहाँ पर दर्शाने के लिए इसको लिखते हैं XA बराबर कितना होता है 1 और XB बराबर कितना होता है 0। यहाँ पर लिखेंगे तो XB बराबर कितना होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 1, यहाँ पर हो जाता है हमारा, ये हो गया 1 और XA बराबर कितना हो जाता है 0। अब यहाँ पर क्या होता है, A का हम देखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P0 कितने लिए A और एक इसके हो जाता है हमारा P0 कितना हो जाता है B। ये हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, हमारा घटक का वाष्प दाब होता है, मतलब विलायक का क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। ये हमारा विले का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। अब जब दोनों को क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से मिला दिया जाता है, तो हमको जो है टोटल वाष्प दाब क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसको क्रमशः P इक्वल टू PA प्लस PB से दर्शाया जाता है। PA के जगह आप क्या कर सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब आरेख खींचा जाता है तो इनमें जो है ये इस प्रकार से क्या होता है, मान प्राप्त होता है, जहाँ पर ये क्या होता है, ये A के
ए के वाष्प दाब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ए का वाष्प दाब, और ये जो होता है वो बी के वाष्प दाब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आरेख के तौर पर इसको क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आदर्श विलयन। अब एक ही दिया है हमारा दूसरा, वो होता है हमारा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है भाई, तो उसका जस्ट उल्टा कि अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी ताप पर, सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। और ये जो विलयन होता है जब बनता है तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन भी होता है, आयतन भी परिवर्तित हो जाता है, साथ ही साथ वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको बता सकते हैं। ये जो हमारा क्या होता है, अनादर्श जो विलयन होता है, उस अनादर्श विलयन के लिए अगर हम आवश्यक शर्तें की बात करें तो यहाँ पर आवश्यक शर्तें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा टोटल जो प्रेशर होता है वो विलेय प्लस क्या होता है, हमारा जो विलायक होता है उसके वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर डेल भी जो होता है वो आयतन क्या होता है, हमारा इक्वल ना होकर के क्या हो जाता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर डेल भी नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, जीरो से कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें तो एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो इस प्रकार से शर्तें को बता सकते हैं कि यहाँ पर वाष्प दाब है ना, विलयन के वाष्प दाब और विलेय और विलायक की वाष्प दाब की बात करें तो ये दोनों जो है बराबर नहीं होते हैं, आयतन परिवर्तित हो जाता है और एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरीक़ा से अनादर्श विलयन को बता सकते हैं। ये जो अनादर्श विलयन होता है, अनादर्श विलयन ये आपका कितना होता है, हमारा दो प्रकार का होता है भाई, जो आगे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और एक होता है हमारा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले हमारे क्या होते हैं, अनादर्श विलयन, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हम जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं उनका हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले।